क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 किसने आयोजित किया है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में सुर्खियों में रहा हंस न्यूज जनरेशन क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 किसने आयोजित किया है? एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांतिर ओग्रो सेना 2021 और यह आयोजित करने जा रहा है बांग्लादेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। यह शांतिर ओग्रो सेना 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। बांग्लादेश में वहां के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 आयोजित किया जाएगा। आपको भी पता है कि 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है इमेज में आप देख सकते हैं, एवं बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी थे शेख मुजीबुर रहमान। तो उनका यह शताब्दी वर्ष है, उनके उपलक्ष्य में यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 आयोजित किया जाएगा और यह बांग्लादेश की आजादी के शानदार 50 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक होगा। और आपको भी पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय बांग्लादेश का दौरा भी किया था। और शांतिर ओग्रो सेना का अर्थ क्या होता है? शांति का फ्रंट रनर। क्या होता है अर्थ? शांतिर ओग्रो सेना का अर्थ शांति का फ्रंट रनर होता है। और भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेगा? तो याद रखो, डोगरा रेजिमेंट के एक बटालियन के अधिकारी, जेसीओ एवं जवानों की टुकड़ी इस बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और शांतिर ओग्रो सेना कब आयोजित होगा? 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित होगा। कब? 4 अप्रैल, यानी कि कल से ही शुरू होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा। और शांतिर ओग्रो सेना अभ्यास का विषय क्या है? एक थीम भी रखी गई है इस अभ्यास की, जिसका नाम है मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशंस। क्या? मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशन इस युद्ध अभ्यास की थीम है। और पूरे अभ्यास के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी इसमें उपस्थित रहेंगे। और जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई है। यदि आपको याद है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए, क्योंकि आपको लंबे अरसे तक याद रहे। आज हम बांग्लादेश का एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार है उनके बारे में चर्चा करें। तो बांग्लादेश का स्वाधीनता पुरस्कार क्या है? देखो, इस पुरस्कार को स्वाधीनता पदक और स्वाधीनता पुरस्कार भी कहा जाता है और यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो 1977 से बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सम्मान पाने वाले व्यक्ति को स्वर्ण पदक, 5 लाख टका, और टका बांग्लादेश की करेंसी है तो 5 लाख टका का नकद पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया जाता है यह स्वाधीनता पुरस्कार के तहत। जिस तरह हमारे भारत देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, तो इसी तरह बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है स्वाधीनता पुरस्कार। क्लियर? और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन,
डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला में कितने किलोग्राम वजन की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनकर तैयार की गई है? जी हां दोस्तों, हमारे देश के सैनिकों के लिए एक खुश खबर है कि हाल ही में डीआरडीओ की यह कानपुर स्थित प्रयोगशाला में 9 किलोग्राम वजन की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनकर तैयार की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 किलोग्राम। और कम वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किसने की है? तो याद रखो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के लैब रक्षा सामग्री तथा भंडारण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर में इसे बनकर तैयार किया गया है। और हमारे वर्तमान देश के रक्षा मंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इन दोनों ने हमारे डीआरडीओ की टीम को हार्दिक बधाई भी दी है। और लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 9 किलोग्राम है। इमेज में आप देख सकते हैं 9 किलोग्राम वजन की यह हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अब बनकर तैयार हो गई है। तो इसे भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इस फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट का चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में परीक्षण किया गया, जहां यह संबंधित BIS मानकों पर खरी उतरी है। यानी कि कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट यदि बनकर तैयार की जाती है तो उसका सफल परीक्षण भी किया जाता है। तो यह परीक्षण कहां किया गया है? चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब में इसका परीक्षण किया गया और सभी BIS मानकों पर यह बुलेट प्रूफ जैकेट खरी उतरी है। और जब इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने, तो डीआरडीओ का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और किस मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है। इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने होंगे। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा किसने की है? अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा एक अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेस एक्स। 4 सदस्यीय चालक दल की करीब 540 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती के चक्कर लगाएगा। यानी ये लोग अंतरिक्ष में तैनात हमारे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भी 80 किलोमीटर ऊपर रहेंगे। और इस मिशन को दुनिया पेशेवर अंतरिक्ष यात्री के बिना किसी ग्रह के चक्कर लगाने के रूप में याद रखेगा। यानी अंतरिक्ष में पूरी तरह यह पहली नागरिक उड़ान होंगी और इसीलिए यह नए कीर्तिमान होने के नाते हमें याद रखना होगा। और इसे लॉन्च करने वाला है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क। कभी कभी वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन भी बन जाते हैं। तो एलन मस्क से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ महीने पहले सुर्खियों में था। एक मंथ पहले हुरून की ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा? हुरून की ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में एलन मस्क टॉप पर रहे। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले स्थान पर एलन मस्क, दूसरे स्थान पर रहे थे जेफ बेजोस। तो स्पेस एक्स कंपनी की बात करें, स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना एलन मस्क द्वारा 6 मई 2002 को की गई थी। एलन मस्क स्पेस एक्स के वर्तमान CEO है। और इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष परिवहन की लागत कम करना तथा मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। यानी कि कल ही 2 अप्रैल को यह अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अप्रैल। और अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन कौन करता है? एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन
जिसका नाम है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। तो इस एक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन किया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? किताबों से बढ़ती बच्चों की दूरियों को कम करना। और मोबाइल के जमाने में दोस्तों बच्चों और पुस्तकों की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी साल के यह अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 की थीम द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, क्या द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स रखी गई है। और अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के बारे में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब से मनाया जाता है? 1967 से प्रति वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 2 अप्रैल को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? जेला लेपमन। और इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1953 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित है। 5वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? 2019 के फिल्म जगत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से एक दक्षिणी अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजनीकांत। इमेज में आप देख सकते हैं दक्षिण में दोस्तों भगवान की तरह पूजा जाता है रजनीकांत को। तो इस साल 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा की गई है। और जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह घोषणा किसने की है? हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसकी घोषणा की है। और इस बार चयन करने के लिए 5 ज्यूरी मेंबर कौन कौन थे? तो आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई, इन 5 की ज्यूरी टीम ने दोस्तों रजनीकांत के नाम पर मुहर लगाई है। और रजनीकांत का एक कलाकार, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यह भी आपको याद रखना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और जब इस साल 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा रजनीकांत को, तो रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में एक मराठी परिवार में हुआ था। और रजनीकांत का मूल नाम क्या है? शिवाजी राव गायकवाड़। और रजनीकांत की प्राथमिक शिक्षा बेंगलोर में हुई। और स्कूली शिक्षा पूरी होने पर उन्हें बस कंडक्टर के रूप में बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में नौकरी भी मिल गई थी। तो हमारे एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक बस कंडक्टर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी हो सकते हैं। यह है हमारा इंडिया। और रजनीकांत की पहली फिल्म का नाम क्या है? अपूर्वा रागनल। क्या? अपूर्वा रागनल। और रजनीकांत को भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2016 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया जा चुका है रजनीकांत को। 6वां क्वेश्चन, आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो हमारे यह पान कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की यह समय सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और पहले की समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन कोविड-19 के चलते यह समय सीमा को बढ़ाया गया है। और सरकार ने कहा था कि जो लोग समय सीमा से चूक जाते हैं वे 1000 रुपये तक का जुर्माना अदा करेंगे और उनका पैन अमान्य हो जाएगा। लेकिन कोविड-19 के चलते समय सीमा को बढ़ाया गया है।
और आपके पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड इश्यू करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? UIDAI। UIDAI की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 2009 को। UIDAI का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में UIDAI के CEO कौन बन गए हैं? सौरभ गर्ग। इमेज में आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में NCTE वेब पोर्टल पर माय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मंच की शुरुआत किसने की? NCTE वेब पोर्टल पर माय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मंच की स्थापना शुरुआत की है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इमेज में आप देख सकते हैं। और माय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मंच की बात करें तो यह मंच नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास को लेकर मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव, निविष्टि, सदस्यता आमंत्रित करता है। माय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक किया जाएगा। और डिजिटल परामर्श का यह अभ्यास शिक्षकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सतत एवं सकारात्मक बदलाव के लिए शिक्षक नीति पर दस्तावेज तैयार करने के लिए शिक्षक, शिक्षा से जुड़े पेशेवरों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों की भागीदारी की परिकल्पना करता है। 8वां क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर लंबा है? हाल ही में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को लोगों के लिए खोल दिया गया है और 14 लेन वाले इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है 96 किलोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यातायात के लिए खोल दिया गया है और इसके खोले जाने से दिल्ली और मेरठ के बीच आने जाने में लगने वाला समय 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह गया है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर लंबा है और यह 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे है। और निर्माण पर लागत कितनी आई है? 8,000 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेस वे बनाया गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। और इमेज में आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मुख्यालय पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है और राष्ट्र के प्रति अपने अनुकरणीय सेवा और कर्तव्यों के प्रति समर्पण जनरल मनजिंदर सिंह को 2015 में युद्ध सेवा पदक और 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और यहां भारतीय सेना के कमान की बात आती है तो कमान और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में स्थित है, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कोलकाता में, तो उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर उधमपुर में स्थित है और दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। और आगे बताओ तो केंद्रीय कमान का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, सेना प्रशिक्षण कमान का हेडक्वार्टर शिमला में स्थित है और दक्षिणी पश्चिम कमान का हेडक्वार्टर जयपुर में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, महेंद्रगिरी निम्न में से किस राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? इमेज में आप देख सकते हैं महेंद्रगिरी ओडिशा राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य। लेकिन महेंद्रगिरी सुर्खियों में क्यों आया? ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है और इसीलिए महेंद्रगिरी सुर्खियों में आया। और यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है, इमेज में आप देख सकते हैं, और यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और प्रस्तावित महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है और महेंद्रगिरी के संरक्षित पुरातत्व अवशेषों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया गया था और इस प्रकार इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित करने में आसानी होगी।
और खास बात यह है कि सौरा लोग, इमेज में आप देख सकते हैं, सौरा लोग महेंद्रगिरी के निवासी है, इमेज में आपने देखा। और हाल ही में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो ओडिशा राज्य का पहला यह बायोस्फीयर रिजर्व है, वो हाल ही में सुर्खियों में रहा था, क्योंकि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आग लगने की वजह से यह सुर्खियों में आया था, वो मैंने आपको बताया था। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और इसे 20 मई 1996 को अधिसूचित किया गया था और इसका क्षेत्रफल 5569 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, हाल ही में ओडिशा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ओडिशा से जुड़े बहुत से फैक्टर मैंने आपको 1 अप्रैल को बताए थे। यदि आपने 1 अप्रैल का करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो पहला क्वेश्चन जरूर देख लेना, पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा हंस न्यू जनरेशन क्या है? सुर्खियों में रहा यह शब्द हंस न्यू जनरेशन 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सीटों वाला प्रशिक्षण वाला यह विमान। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की बंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, क्या नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान हंस न्यू जनरेशन विकसित किया है, इमेज में आप देख सकते हैं। और स्वदेश में ही विकसित यह विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ ऐसे 5 विमान खरीदने हेतु एक समझौता भी किया है। और उन्नत स्वदेशी ट्रेनर विमान की बढ़ती आवश्यकताओं के मद्देनजर सरकार ने वर्ष 2018 के अंत में हंस न्यू जनरेशन परियोजना को मंजूरी दी थी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? यह एक कार रेस है और यह बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है एक जाने माने कार रेसर लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुइस हैमिल्टन, इमेज में आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार की वैश्विक सबसे अधिक प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज स्टार के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है। 2021 में ही 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है लुइस हैमिल्टन ने। और हैमिल्टन के करियर की यह 96वीं जीत के बाद मैक्स वेरस्टैपेन जो रेड बुल के ड्राइवर है और वी बोटास वो भी मर्सिडीज के ड्राइवर है, तो यह मैक्स वेरस्टैपेन वो दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर रहे हैं वी बोटास। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में बिपिन रावत ने तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड की शुरुआत कहां से की है? हमारे पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड की शुरुआत हाल ही में मुंबई में की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड की शुरुआत की और सेवाओं को समर्पित भी किया, इमेज में आप देख सकते हैं। और सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड की स्थापना की स्वीकृति दी थी। गुवाहाटी और त्रिसेना अंडमान और निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर पर 1 जनवरी 2021 से संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड शुरू हो चुके हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया के 131वें फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन कहां किया गया? ट्राइब्स इंडिया के 131वें फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन जबलपुर में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी जबलपुर। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमने ऑफलाइन तरीके से रिप्ले भी कर दिया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है पटेल उर्वशी, दीवू गज्जर, वसावा मिताक्षी, किरण भाई, RJ हंसा, अंकु वसावा, किंजल चावड़ा, रजनीकांत दूसा। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है जबलपुर। पर्वत बारिया, वाला संजय, वसावा दीप्तेश, कालसी मावी, ओगणिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, मानसी प्रजापति, सुमित्रा भूरिया, पहाड़ सी उमट। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है।
देवी बारैया, परेश लाधवा, जमोड़ प्रवीण, कटारिया अशोक, रविंद्र भानवर, नीलोफर मीर, राकेश यादव, SM राठौड़। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाइपिना बुलाटा और हाइपिना इंडिका किसकी प्रजातियों के नाम है? हाइपिना बुलाटा और हाइपिना इंडिका। दोस्तों कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था किसकी प्रजातियों के नाम है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में दोस्तों आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।